दोस्तों, आज से पहले न जाने हम लोगों ने कितने जंगजुओं की, कितने जाबाजों की और कितने क्रांतिकारियों की आपसे बात की। आज एक बार फिर से हम एक ऐसे शख्सियत की, एक ऐसे स्कॉलर की, एक ऐसे विजनरी की बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में यकीन तौर पे आपने नहीं सुना होगा। आखिर वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से आप बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं? वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी तक दांव पे लगा सकते हैं? वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से आप न दिन देखते हैं न रात देखते हैं और मुसलसल मेहनत और जद्दोजहद करते रहते हैं? आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि अपनी फैमिली के लिए हम ये कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन के लिए हम ये कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए हम ये कर सकते हैं। और बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो इन सब चीज से ऊपर उठ के सिर्फ ये सोचते हैं कि सबसे पहले हम अपने मुल्क और अपने मुल्क के लोगों के लिए किस हद तक जा सकते हैं, इंसाफ का परचम बुलंद करने के लिए हम कितनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं, हक की आवाज को बुलंद करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्सियत की जो एक रिवोल्यूशनरी लीडर थे, स्कॉलर थे, विजनरी थे और अपने जमाने से कई गुना आगे की सोच रखने वाले शख्स थे, अब्दुल रज़्ज़ाक साहब। ये वो शख्सियत है जिसके बारे में आपने सुना ना होगा, लेकिन उससे इनकी कंट्रीब्यूशन में, इनके अहमियत में कोई कमी नहीं पड़ेगी, इनकी शान में कोई कमी नहीं पड़ेगी। भले ही हमने और आपने इनके बारे में पढ़ा नहीं, स्कूल और टेक्स्ट बुक्स में इनके बारे में इसका तस्करा ना किया हो, कहीं पे टीवी और सीरियल्स वगैरह में इसको दिखाया नहीं जाता है, कहीं बताया नहीं जाता है, लेकिन उससे इनकी कुर्बानी कमतर नहीं हो जाती है, उससे इनका जो मुजाहिदा था वो कमतर नहीं हो जाता है। आज हम अब्दुल रज़्ज़ाक साहब की बात करेंगे जिन्होंने हक के खातिर अपना तन मन धन और अपनी पूरी जिंदगी लगा दिया। इस कदर जज्बाती और इस कदर फियरलेस और इस कदर मजबूत शख्स के ये मालिक थे कि ये बात मशहूर हो गई थी कि अगर अब्दुल रज़्ज़ाक वहां मौजूद है तो फिर डरने की जरूरत नहीं। अब्दुल रज़्ज़ाक अगर मौजूद है तो वो हक बात जरूर बुलंद करेगा। अब्दुल रज़्ज़ाक अगर मौजूद है वो झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, सहमेगा नहीं। दौर था बरतानिया हुकूमत का, अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजी बेड़ियों ने हिंदुस्तानियों को हर तरह से जकड़ लिया था। उनकी टैक्सेशन पॉलिसीज ने हिंदुस्तानियों का जीना मुहाल कर दिया था। उनकी लेबर पॉलिसीज ने हिंदुस्तानियों का खून चूस लिया था। ऐसे हाल में एक शख्सियत जो उसके खिलाफ जमकर खड़ी होती है, जो उसके खिलाफ बुलंद आवाज करती है, जो उसके खिलाफ हक और बातिल में इंसाफ करती है, वो कोई और नहीं अब्दुल रज़्ज़ाक साहिब थे। अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स अब्दुल रज़्ज़ाक साहिब की, जो एक नुमाया किरदार के मालिक थे, एक रिवोल्यूशनरी लीडर थे, एक विजनरी थे, एक स्कॉलर थे, एक सियासतदान थे, एक बहुत ही बड़े मुजाहिद और जाबाज शख्सियत थे। हालांकि ये आते हैं एक मामूली से परिवार से, मामूली घराने में इनकी विलादत होती है। 1890 मालाबार शहर में इनकी विलादत होती है, जो कि एक मामूली सा घराना था, लेकिन उसके बावजूद खिलाफत मूवमेंट के दौरान में ये हजारों लाखों हिंदुस्तानियों के लिए एक उम्मीद की एक नई किरण बन गए थे, आजादी का एक नया मशाल बन गए थे। 1890 में इनकी पैदाइश होती है मालाबार केरला के एक शहर में, और बहुत ही ज्यादा दौलतमंद घराने से इनका ताल्लुक नहीं था। हर तरफ सियासती उथल पुथल था, हिंदुस्तान में बरतानिया हुकूमत का राज था, लेकिन इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ये बहुत ही बड़े पैरोकार थे। इनका घराना इस्लामिक तहजीब और तमद्दुन का बहुत ही बड़ा पैरोकार था। इनके घर का हर फर्द अल्लाह और रसूल को हक देना जानता था। तालीम और मोरल एजुकेशन के ऊपर इनका पूरा फोकस था। दौलत नहीं थी, लेकिन इल्म घर के हर फर्द के अंदर था। शोहरत नहीं थी, लेकिन तहजीब और तमद्दुन में ये आला मुकाम हासिल कर चुके थे। बचपन से ही बहादुरों और जाबाजों की कहानी सुनकर ये पले बढ़े, लिहाजा खुद भी बहुत जल्द ही लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर डेवलप हो गई। ज़हीन तो ये थे ही, और अब क्रांति का जज्बा इनके दिल में भी जाग उठा था। अब्दुल रज़्ज़ाक साहब ने मजहबी तालीम हासिल की, अरबिक, उर्दू और इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में भी महारत हासिल कर लिया, यानी कि शरीयत के जो कवानीन थे, जिंदगी जीने के जो कवानीन थे, उसमें भी उन्होंने आला मुकाम हासिल किया। फ्रेंड्स, इनका भी फोकस पूरी तौर से तालीम के ऊपर था, और सिर्फ ये यहाँ तक महदूद नहीं रहे, बल्कि इसके अलावा इंग्लिश में भी प्रोफिशिएंसी इन्होंने हासिल किया, और पॉलिटिकल फिलॉसफी में भी इनको खासा इंटरेस्ट था। इल्मदा होने के बावजूद इनकी जिंदगी बहुत ही सादा थी, लेकिन डिसिप्लिन में थी। इनका मानना था कि असल सच्चा लीडर वही होता है जो अपने लोगों की नुमाइंदगी करे, उनको ट्रूली तौर पे रिप्रेजेंट करे। इनका अखलाक और रहमदिली की वजह से हर कोई इनको पसंद करता था, हर कोई इनसे जुड़ना चाहता था, लेकिन जो सबसे नायाब चीज थी जो इनको मुख्तलिफ करती थी बाकियों से, वो थी हक के खातिर और इंसाफ के खातिर आवाज बुलंद करना, हक पे जमना, इंसाफ के लिए स्टैंड लेना। 1919 में जब खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत होती है, जो पूरे इंडिया में आग की तरह फैलती है, ऐसे में अब्दुल रज़्ज़ाक साहब भी उसमें शिरकत फरमाते हैं।
पूरे जोश और खरोश के साथ दाखिल होते हैं। खिलाफत मूवमेंट जिसको अली ब्रदर्स ने शुरू किया था, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली, महात्मा गांधी ने जिसको लीड किया, जिसके बारे में एक छोटा सा वीडियो हमने मोहम्मद अली जौहर के ऊपर डेडिकेट किया है, बनाया है, आप उसको इस चैनल में भी जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, खिलाफत मूवमेंट जो उस्मानिया खिलाफत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया था, यकीनी तौर पे वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान बरतानिया हुकूमत और ओटोमन एम्पायर जिस तरीके से आपस में टकरा गई थी, तो उसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एक बड़ा रिवोल्ट कायम किया, एक बड़ा मजम्मत अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ किया। और ये मूवमेंट सिर्फ उस्मानिया खिलाफत की हिफाजत तक महदूद नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को हिंदुस्तानी जमीन से उखाड़ फेंकने के लिए भी कामजन था। और यही वजह था खिलाफत मूवमेंट के वक्त में हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में यूनाइट हो गए थे। ये एक ऐसा मौका था, एक ऐसा मूवमेंट था जिसने अंग्रेजी हुकूमत को जड़ तक हिला दिया था, उनको ये सोचने पे मजबूर कर दिया था कि अगर यही हाल रहा और जिस तरीके से आज हिंदू और मुसलमान दोनों दो भाई की तरह हमसे मुकाबला कर रहे हैं, आगे भी अगर करते रहते हैं तो फिर बहुत दिनों तक हम यहाँ टिक नहीं सकते हैं, हम इसका दिफा नहीं कर सकते हैं। लिहाजा इसके बाद उन्होंने पूरी मेहनत और जोर शोर इसी पे लगाई कि कैसे हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ किया जाए, कैसे उन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको उजागर किया जाए, और कैसे वो उन दोनों के बीच की मोहब्बत को तोड़ के बंटवारे की दीवार को खड़ा किया जाए, नफरत की दीवार को खड़ा किया जाए, कैसे जो आज यूनाइट हो गए हैं हमारे खिलाफ बढ़ जाए, इंतशार उनके अंदर फैल जाए, डिवाइड वो हो जाए, तब जाके उनको काबू करना आसान होगा। और बहुत हद तक अंग्रेज अपने सोच और समझ में सही भी थे। अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब खिलाफत मूवमेंट में सिर्फ राइटिंग और स्पीच तक ही महदूद नहीं थे, बल्कि इन्होंने हर तरीके से पुरजोर कोशिश किया, घर घर जाके मुलाकात की, लोगों से मिले, और यहाँ तक कि उस वक्त के बड़े नेशनलिस्ट लीडर्स से भी इन्होंने मुलाकात की, जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली। इन सब के साथ इन्होंने मीटिंग भी किया कि आगे के रास्ते को कैसे हमवार किया जाए, नेक्स्ट स्टैंड हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, खिलाफत मूवमेंट को किस तरीके से कामयाबी के रास्ते पे लेके चला जाए, कौन कौन से स्टैंड्स और कौन कौन से तरीके को अपनाना होगा, कहां बाइकाट करना होगा, कहां पीसफुल रेजिस्टेंस पेश करना होगा, किस तरीके का सत्याग्रह करना होगा। आपको फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी बता दें कि अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब सिर्फ खिलाफत मूवमेंट तक ही महदूद नहीं रहे, बल्कि इस मूवमेंट के खत्म होने के बाद भी बरतानिया हुकूमत के पॉलिसीज की मुखालफत ये करते रहे। खास तौर पे जिस तरीके से उन्होंने टैक्सेशन लगाया था, जिस तरीके से वो हिंदुस्तानियों का खून चूस रहे थे, जिस तरीके से यहाँ के वेल्थ को इंग्लैंड तक पहुंचाया जा रहा था, जिसपे दादा भाई नेहरू जी ने भी लिखा था ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि किस तरीके से हिंदुस्तान जो कि एक सोने की चिड़िया थी उसको अब आप कंगाल करने पे तुले हुए हैं, किस तरीके से यहाँ की जायदाद से आप इंग्लैंड की जमीन और वहाँ की बिल्डिंग्स को तामीर कर रहे हैं, किस तरीके से एक लूट आपने मचा रखा है, उसके खिलाफ भी इन्होंने बहुत ही जबरदस्त मुखालफत किया, और किस तरीके से हिंदुस्तानी लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। एक हैरत अंगेज और ताज्जुब खेज बात यह है फ्रेंड्स कि खिलाफत मूवमेंट जो कि आमतौर से हर मूवमेंट जिसमें मर्दों ने बहुत ही जोर शोर के साथ शिरकत की थी, ऐसे में केरला में अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब ने औरतों को भी मोबिलाइज करने में वो कामयाब हो गए थे। यानी कि केरला में खिलाफत मूवमेंट में औरत और मर्द शाना बशाना अंग्रेजी हुकूमत की मजम्मत कर रही थी, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वो लोग स्टैंड ले लिए थे। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी फ्रेंड्स। यकीनी तौर पे आज भी बहुत सारे घराने में इसका एहतमाम होता है, लेकिन उस जमाने में भी हिंदू औरतें, मुसलमान औरतें और बाकी मज़ाहिब की औरतें भी पर्दा को बहुत ही ज्यादा मुकद्दस समझती थी, और पर्दे में रहने को भी अपनी इज्जत और आबरू समझती थी। तो ऐसे में किसी मूवमेंट के लिए सड़क पे आना, किसी मूवमेंट के लिए अंग्रेजों को चैलेंज करना, वो भी बरतानिया हुकूमत को चैलेंज करना, मर्दों के साथ शाना बशाना, हर तरह की मुसीबतों को झेलने के लिए तैयार कर लेना, ये बहुत ही बड़ी बात थी। तो इसका सेहरा भी अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब के सर जाता है। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, विद ग्रेट लीडरशिप कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़ी क़यादत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसके साथ साथ एक और प्रोवर्ब है, विद ग्रेट लीडरशिप कम्स ग्रेट सैक्रिफाइस, यानी कि बड़ी क़यादत के साथ बड़ी कुर्बानी भी आती है। अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब के सामने भी जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो हिंदू और मुसलमान की इत्तेहाद का था, यूनिटी का था। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू का नजरिया ख्यालात और जिंदगी जीने का तौर तरीका मुख्तलिफ है, मुसलमानों का नजरिया ख्यालात और जिंदगी जीने का तरीका मुख्तलिफ है, और अंग्रेजी हुकूमत भी इसको भले भांति जानती थी। इन लोग के बीच में जो डिफरेंसेस है, अगर उसको उजागर किया जाए, उसको बहुत ही ज्यादा बढ़ाया चढ़ाया जाए, तो यकीनी तौर पे इनको बांटना आसान हो जाएगा। और जब ये बढ़ जाएंगे तभी जाके ये कमजोर होंगे,
और फिर इनके ऊपर हुकूमत करना आसान हो। अब्दुल रज़्ज़ाक भी अंग्रेज की इस चाल को बखूबी जान रहे थे, लिहाजा उन्होंने भी अपनी जिंदगी लगा दी, खुद को खपा दिया हिंदू और मुसलमान की यूनिटी के लिए, भाईचारा के लिए उन्होंने पुरजोर कोशिश की और इसके लिए उन्होंने बहुत ही मेहनत किया। अब्दुल रज़्ज़ाक साहब जिन्होंने पूरी जिंदगी हिंदुस्तान की आजादी के लिए लगा दिया, जेल में इनका सेहत अब खराब होने लगा था। अंग्रेजी हाकिमों की तशद्दुद की वजह से इनका सेहत अब खराब होने लगा था, ना कोई इलाज न दवा, जिसकी वजह से इनके सेहत के ऊपर इसका बुरा असर पड़ा और ये बीमार रहने लगे। हिंदुस्तान की आजादी से सिर्फ 2 साल पहले 1945 में इनका इंतकाल हो गया। आजादी का जो ख्वाब इन्होंने देखा था वो इनके रहते भर में, इनके हयात में मुकम्मल ना हो, लेकिन जिस आजादी के लिए इन्होंने अपनी जिंदगी की शाम कर दी, उस आजादी की सुबह भले ही ये ना देख सके हो, लेकिन उनका एहतराम हमारे दिलों में आज भी जिंदा है। आज भी इनका कब्र केरला, जो इनका होम टाउन है, वहाँ मौजूद है, जहाँ पे जाके आप ज़ियारत कर सकते हैं और इनके लिए फातिहा दरूद पढ़ सकते हैं। अल्लाह ऐसे जाबाजों की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह अब्दुल रज़्ज़ाक साहब को जन्नत में आला मुक़ाम अता फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं यहाँ पे अब्दुल रज़्ज़ाक साहब के कुछ कोट्स भी आपके सामने पेश करता हूँ ताकि उनके नजरिए ख्यालात से आपको वाकिफ करूं। नंबर फर्स्ट, फ्रीडम इज नॉट ए गिफ्ट, इट इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। आजादी कोई तोहफा नहीं है, ये हक है हर शख्स का। नंबर 2, एजुकेशन इज द वीपन दैट कैन डिसमेंटल द चेन्स ऑफ ऑपरेशन। तालीम वो हथियार है जिससे जुल्म और ज्यादती के अंधेरे को खत्म किया जा सकता है। नंबर 3, व्हेन वी स्टैंड यूनाइटेड नो पावर ऑन अर्थ कैन डिवाइड अस। जब हम आपसे इत्तेहाद कर लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें बांट नहीं सकती है, तोड़ नहीं सकती है। आज हम सब लोग अब्दुल रज़्ज़ाक और ऐसे हजारों लाखों शोहदाओं के कुर्बानियों को सलाम करते हैं, उनके लिए खराज अकीदत पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ गो हैं कि ऐसे मुजाहिदों की, ऐसी जाबाजों की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में भी उनको आला मुक़ाम अता फरमाए। आने वाले वक्त में भी फ्रेंड्स हम लोग एक से बढ़कर एक हीरोज ऑफ इंडिया की बातें जरूर करेंगे और उनसे आपको रूबरू जरूर कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। शहीदों के मज़ारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा।